जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर। साथियों, आज से हम जो आपकी लूसेंट है उसकी कंप्लीट समरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। यह क्लास बाय क्लास सभी क्लासें कंप्लीट कराई जाएंगी यदि आप इंटरेस्ट दिखाते हैं। यदि आप इस सीरीज में अच्छे से सभी क्लासें देखते हैं तो यह क्लासें बंद नहीं की जाएंगी जब तक कंप्लीट लूसेंट नहीं ख़त्म हो जाती है। कंप्लीट लूसेंट हम कराएंगे। यदि आप अधिक से अधिक इंटरेस्ट दिखाएंगे तो यह क्लासें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। ठीक है ना साथियों। और देखो, बच्चों सबसे पहले यह पूछते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर मिल जाएगा। यह नया चैनल है, इसलिए साथियों हमारे साथ ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं। अभी स्टार्टिंग से अभी स्टार्ट किया है यह चैनल, इसलिए बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। प्लीज़ आप साथ दीजिए। यदि हमारी क्लासें अच्छी लग रही हैं तो हमारी क्लासों को कंटिन्यूसली देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और अधिक मजबूत बनाइए। यह लूसेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए सभी के लिए यानी कि इतनी अच्छे से समरी कंप्लीट कराई है कि इसमें आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। क्योंकि देखो, जो लूसेंट है वो बहुत ही बोरिंग लगती है। यह इस तरीके से डिज़ाइन किए गए यानी कि इस स्लाइड को इस तरीके से इजी वे में डिज़ाइन किया गया है जिससे आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है ना साथियों। तो चलिए आज से ही हम अपनी क्लास फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास फर्स्ट में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है ना साथियों। चलिए तो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास का विभाजन और स्रोतों की। तो इतिहास का विभाजन इस लूसेंट में 4 प्रकार से किया गया है। देखो, इतिहास का विभाजन धर्म ग्रंथ नंबर 1, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व साक्ष्य। इन 4 प्रकार से इतिहास का विभाजन किया गया है। ठीक है ना साथियों। देखो, जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें क्या क्या आते हैं। देखो, वेद होते हैं, पुराण आते हैं और वेदांग आते हैं। जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जातक, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, तो ये सभी पुस्तकें आती हैं। ठीक है ना। और भी बहुत सारी हैं, उन सभी को हम अच्छे से आगे कवर करेंगे। और देखो, विदेशी यात्री हैं उनका विवरण, जैसे यूनान के यात्री आए थे, चीनी यात्री आए थे, अरबी यात्री आए थे। और देखो, जो पुरातत्व साक्ष्य हैं जैसे अभिलेख हैं, सिक्के, स्मारक हैं, इन सभी के बारे में कंप्लीट में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले देखो, जो लूसेंट में कुछ तथ्य दिए गए हैं हमारे भारत के बारे में, तो उन्हें जान लेते हैं। देखो, भारत को महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत का देश, यानी और यहाँ की संतान को भारती, यानी कि भारत की संतान। ठीक है ना साथियों। ये पॉइंट बाय पॉइंट कवर किया गया है। और देखो, यूनानी लोग थे, उन्होंने यानी कि भारत को इंडिया कहा है। और जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान कहा है हमारे देश को। ठीक है ना साथियों। तो ये आप ध्यान रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वेदों की। देखिए, जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनमें सबसे प्राचीनतम वेद आता है। ठीक है ना। जो धार्मिक ग्रंथ हैं सबसे प्राचीनतम क्या है, वेद। तो वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, वेद हैं वो 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है ना साथियों। अब ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद में ये सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इसे पढ़ने वाले को यानी कि इसमें ऋचाएँ हैं 10,462। तो इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, या ऋचाओं को पढ़ने वाले को बोलें या ऋग्वेद को पढ़ने वाले को बोलें, एक ही बात है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ठीक है ना साथियों। चलिए अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है ना। इसको पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है ना साथियों। और अब आते हैं सामवेद पर। तो सामवेद है जो भारतीय संगीत है उसका उद्गमन यहीं से हुआ है,
यानी कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। जो हमारा भारतीय संगीत आया है वो सामवेद से आया है। और इसको पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं, यानी जो सामवेद को पढ़ता है उसे हम उद्गाता कहते हैं। अब आओ अथर्ववेद पर। तो अथर्ववेद यह सबसे बाद का पुराण है, यानी कि सबसे जो प्राचीन है वो ऋग्वेद है, और सबसे नया है यानी कि सबसे जो बाद का है वह अथर्ववेद है। ठीक है ना, ये आधुनिक बोल दो, अभी का बोल दो, नया बोल दो, वो अथर्ववेद है। और पुराना वेद सबसे ऋग्वेद है। ठीक है ना साथियों। देखो अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। वशीकरण, बहुत सारी प्रायश्चित, यानी कि कई सारी जानकारी हैं, वो सभी किस में मिलती हैं? जादू टोना, इन सभी में अथर्ववेद में मिलती हैं। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं ऋग्वेद से ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी। देखो तो ऋग्वेद को सबसे पहले तीसरे मंडल में, इसमें मंडल कितने हैं? यानी कि 10। ये मंडल इस तरीके समझ लीजिए, इसमें 10 अध्याय हैं। तो इसके तीसरे मंडल में, तीसरे अध्याय में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसके रचयिता कौन है? स्वामी विश्वामित्र। ठीक है ना। तो जो विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र है वह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अब देखिए 9वें मंडल की बात करते हैं। तो इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यह मंडल इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सभी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना साथियों। अब बात करते हैं 10वें मंडल की। तो देखो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, यानी कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से? देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण यानी कि ये सभी हैं माँ के शरीर से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। तो देखो यानी कि मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय यानी जो वो भुजाओं से निकले हुए हैं उसे क्षत्रिय बोलते हैं, और वैश्य जो जंघाओं से निकले हुए हैं, और शूद्र जो पैरों से निकले हुए हैं। तो इस तरीके से हम यानी कि 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति को पढ़ते हैं। ठीक है ना साथियों। चलिए अब पढ़ते हैं। देखो कुछ और भी फैक्ट है। हाँ एक और है इसमें फैक्ट है, इसमें दिया हुआ है 8वें मंडल में, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। जो 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें हम जो यानी कि जो ऋचाएँ हस्तलिखित हैं उन्हें हम खिल कहते हैं। ठीक है ना साथियों। यानी 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें हम खिल कहते हैं। चलिए आगे कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो इसमें वामनावतार के 3 पगों का स्रोत है। इसमें यानी ऋग्वेद में वामनावतार भगवान थे, उन्होंने 3 पगों में पृथ्वी मापती थी, उसका उसी के बारे में जानकारी ऋग्वेद में है। ठीक है ना साथियों। और देखो 2 भगवान थे, इंद्र भगवान और अग्नि भगवान। तो इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब बात करते हैं वेदांगों की और पुराणों की। तो देखो ये वेदांग, पुराण, वेद, ये सभी किसकी बात चल रही है? धर्म ग्रंथ की। सभी हम अभी धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो देखो वेदांग, तो वेदांग हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। अब बात करते हैं पुराणों की। तो हमारे पुराण है वो कितने? 18, और इसके रचयिता लोमहर्ष या उग्रशिवा को बोला जाता है। ठीक है ना। और सबसे प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। ठीक है ना साथियों। इस तरह से कुछ पुराण हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि कौन से वंश से संबंधित हैं। जैसे देखो इम्पोर्टेंट ये पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है वह मौर्य वंश से संबंधित है, और मत्स्य पुराण है वो आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है, जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है ना साथियों। और ये ट्रिक भी दी है, इस ट्रिक के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं भारतीय साहित्य ग्रंथ। अब देखिए भारतीय साहित्य ग्रंथ है, इसमें देखो धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, यानी कि धार्मिक साहित्य, और ऐतिहासिक पुस्तकें, ऐतिहासिक साहित्य, दोनों के बारे में कंप्लीट में पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में बौद्ध धर्म है,
बौद्ध धर्म में यानी कि जो जातक है, जातक पुस्तक है, बौद्ध धर्म की जातक पुस्तक है, उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी लिखी गई है, कहानियाँ बताई गई है, ठीक है ना। और जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, तो कथा वस्तु में जो बौद्ध धर्म है यानी कि जो जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन के बारे में बहुत बहुत सारी रचनाओं के बारे में बताया गया है। अब देखो बात करते हैं हीनयान की। तो हीनयान का जो प्रथम प्रमुख ग्रंथ है वह कथा वस्तु है। कथा वस्तु में जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में, ठीक है ना साथियों। अब जैन धर्म की बात करते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं और इसका प्रारंभिक इतिहास है किसका, जैन धर्म का, वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है। अब देखो जो ऐतिहासिक पुस्तक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसके रचयिता चाणक्य हैं या कौटिल्य हैं। इसमें 15 अधिकरण हैं और 180 प्राधिकरण हैं और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में यह जानकारी देता है। अब बात करते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी किसकी है, कल्लड़ की है और इसमें किसका विवरण है, कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी देता है। अब पढ़ते हैं पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है वो किसकी है, पाणिनि की है और इसमें किसका विवरण है, संस्कृत व्याकरण की ये प्रथम पुस्तक है और इसमें मौर्यकालीन इतिहास का ही विवरण दिया गया है, ठीक है ना साथियों। अब पढ़ते हैं चचनामा। तो जो चचनामा पुस्तक है वह अली अहमद की है, इसमें अरबों की सिंध विजय का विवरण दिया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब बात करते हैं विदेशी यात्री यानी कि जो यूनानी और रोमन थे उनके बारे में, ठीक है ना साथियों। देखो जो हेरोडोटस थे वो इतिहास के पिता कहे जाते हैं, ये ध्यान रखना। ये सभी फैक्ट हैं वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना साथियों। हाँ इतना आपका फ़ायदा हो गया है कि यह सभी इस तरीके से कंबाइंड समरी बना दी गई है जिससे आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना साथियों। अब देखो हेरोडोटस यानी कि इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, ठीक है ना। यह हिस्टोरिका कब रचित की गई थी, कब रची गई थी, यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना साथियों। अब आते हैं मेगस्थनीज। तो जो सेल्यूकस निकेटस का यह राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक क्या है, इंडिका। ये महत्वपूर्ण है वो ध्यान रखना। अब बात करते हैं टॉलमी की। तो टॉलमी जो यात्री था तो इस टॉलमी ने क्या किया, देखो भारत का भूगोल, टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है और प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है और इस नेचुरल हिस्ट्री में पशुओं पेड़ पौधों का विवरण दिया हुआ है। और देखो जो टॉलमी है उसने दूसरी शताब्दी में पुस्तक लिखी है और प्लिनी है उसने प्रथम शताब्दी में पुस्तक लिखी है, ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो अब पढ़ते हैं विदेशी यात्री जो चीनी यात्री थे उनके बारे में विवरण। और देखो एक ट्रिक भी दी हुई है बहुत अच्छी सी, इसके बारे में याद कर सकते हो सभी जितने भी यात्री हैं चीनी उन सभी को। फांसी हुई तो फा से फायान, सी से संगयुन, हु से हैंगसांग और ई से इत्सिंग, ठीक है ना साथियों। ये सभी आप याद कर सकते हो, ये ट्रिक दी हुई है। अब देखो फायान की बात करते हैं। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और इसने देखो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया था क्योंकि इसने बहुत सारी जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में, संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में पढ़ा था, इसलिए इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया, ठीक है ना साथियों। अब पढ़ते हैं हैंसांग। तो देखो जो हैंसांग था हर्षवर्धन के काल में आया था और यह 15 वर्ष भारत में रहा था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की थी और इसकी पुस्तक है सीयू की, यह पुस्तक है सीयू की जिसमें 138 देशों का विवरण दिया हुआ है, ठीक ना साथियों। अब आते हैं इत्सिंग पर। तो देखो इत्सिंग
तो जो इत्सिंग लेखक था, इसने 7वीं शताब्दी के अंत में ये आया था। उसने नालंदा और विक्रमादित्य इनमें अध्ययन किया था और इसके बारे में विवरण बताता है। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अब देखो, अब पढ़ते हैं अरबी और अन्य लेखक। तो देखो, अरबी लेखक में अलबरूनी आया था। इसने महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था। ठीक है ना साथियों। और प्रसिद्ध पुस्तक क्या है इसकी? किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, जिसे हम भारत की खोज कहते हैं, यह पुस्तक थी इसकी। और इसमें किसका विवरण है? देखो, राजपूत कालीन समाज और धर्म का महत्वपूर्ण स्रोत है, इन सभी के बारे में बताता है। और अन्य लेखकों की बात करते हैं। देखो, इसमें तारानाथ लेखक थे, यानी कि जो तारानाथ लेखक थे वो तिब्बती लेखक थे। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से? देखो, कंग्यूर ग्रंथ है इसका और तंग्योर, ये 2 ग्रंथ हैं, वो ध्यान रखना आप लोग। मार्को पोलो की बात करते हैं। तो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर यह आए थे। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब यह चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते ही आते कंपल्सरी, इसलिए आप लोग याद करके रखना अच्छे से। ठीक है ना साथियों। अब देखो, महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक। तो देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो किस शासक से संबंधित है? देखो, कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। ये विशेष ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का इसमें जिक्र किया गया है। सबसे पहले किसका जिक्र किया गया है इसमें? भारतवर्ष का। और जूनागढ़ अभिलेख, तो जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संबंधित है रुद्र दामन से। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख है, वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख है, वह प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। एरड़ अभिलेख है, वह भानुगुप्त से संबंधित है। और इसी में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है ना साथियों। और देखो, ये और ध्यान रखना, जो एपिग्राफी बोलते हैं उसे अभिलेखों का अध्ययन, यानी कि एपिग्राफी को अभिलेखों का अध्ययन कहते हैं। ठीक है ना साथियों। तो ये अभी सभी अभिलेख हैं, उन सभी अभिलेखों को अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है ना साथियों। पूछा जाता है इनमें से सवाल के ये अभिलेख कौन से राजा यानी या कौन से शासक से संबंधित है, ये जानकारी पूछी जाती है। चलिए आगे। अब देखो, अब बात करते हैं पुरातत्व साक्ष्य की, जो सिक्के और स्तंभ हैं। ठीक है ना। जो पुरातत्व साक्ष्य हैं, सिक्के हैं, स्तंभ हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, इमारतें वगैरह, लेकिन हम अभी सिक्के के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, सिक्के सबसे पहले पढ़ते हैं। तो जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको हम आहत सिक्के कहते थे। ठीक है ना साथियों। और साहित्य में इन्हें कसारपड़ कहा जाता था। साहित्य में इन्हें कसारपड़ कहा जाता था। और सिक्कों पर जो लेख लिखने का सबसे पहले कार्य था वो यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। ठीक है ना साथियों। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। जो समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा है, उससे यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत का बहुत प्रेमी था। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं अरिकमेंडू की। अरिकमेंडू यानी कि पांडुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना साथियों। अब स्तंभ लेख की बात करते हैं। तो देखो, स्तंभ लेख में यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर यानी कि विदिशा और गरुड़ स्तंभ से लेख से भागवत धर्म के विकास का प्रमाण मिलता है। बात करते हैं, देखो, बोगजकोई। तो बोगजकोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है ना साथियों। और देखो, जो बोगजकोई है वो एशिया माइनर यानी कि 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है ना साथियों। जो बोगजकोई कहाँ पर है? एशिया माइनर में पड़ता है और 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इतिहास के काल की बात करते हैं। तो इतिहास का काल है 3 भागों में विभाजित है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल।
प्राग ऐतिहासिक काल में कोई भी लिखित विवरण नहीं मिला है। इसका उदाहरण पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला शैली थी, लेकिन लेखन कला शैली थी तो प्रेजेंट, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और इसमें देखो ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध है और पढ़े भी जा सकते हैं, ठीक है ना साथियों। और देखो शब्द को देखो, इसमें यानी कि जो ज्ञानी मानव था, जिसे होमो सैपियंस कहते थे, इस धरती पर इसका प्रवेश है आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले हो चुका था, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं पाषाण काल के प्रमुख आविष्कार। तो देखो पाषाण काल के प्रमुख आविष्कार थे वो प्रापाषाण काल और नवपाषाण काल, दोनों की बात करेंगे। तो देखो प्रापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। सबसे महान आविष्कार वो आग, ठीक है ना, यानी प्रापाषाण काल का सबसे महान आविष्कार आग था। अब नवपाषाण काल की बात करते हैं। तो मनुष्य में स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति विकसित हुई वो नवपाषाण काल से। और सबसे महान आविष्कार इसका क्या था? पहिया था। वो सबसे पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था, ठीक है ना साथियों। अब देखो एग्जाम पॉइंट से क्या बात करते हैं, आग पुरापाषाण काल में और पहिया नवपाषाण काल में, ये विशेष ध्यान रखना, भूलना मत, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखो आगे कृषि और धातु का उपयोग। तो नवपाषाण काल में कृषि है, पहली कृषि गेहूं और जौ थी। और प्रथम कृषि स्थल कहाँ थे? देखो मेहरगढ़, यह पड़ता है पश्चिमी बलूचिस्तान में। धातु और औजार की बात करते हैं तो देखो प्रथम उपयुक्त धातु थी वो तांबा थी, और प्रथम औजार था वो कुल्हाड़ी था। इसका स्थल कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अतरम पक्कम से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। देखो पल्लावरम है, इसमें प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है, ये ध्यान रखना। और बुर्जहोम की बात करते हैं, बुर्जहोम पड़ता है कश्मीर में, तो इसमें गर्तवास यानी कि गड्ढे के घर के साक्ष्य मिले हैं, गड्ढा घर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना साथियों। चलिए अब देखो यह क्लास फर्स्ट थी, हमने यह टॉपिक है आज क्लास 1 कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। इसका अगला पार्ट क्लास 2 में आएगा। धीरे धीरे हम इस तरीके से सभी क्लासें कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है ना। और इसका कंप्लीट नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस में मिल जाएगा। यदि आप इसी तरह से आप बहुत सारी क्लासें पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट लूसेंट ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम कंप्लीट लूसेंट ख़त्म कर देंगे, इसी तरीके से जल्दी याद भी हो जाएगी, ठीक है ना साथियों। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।